बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शनिवार को आएंगे ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर जो बीजेपी ने नियुक्त किए हैं सीएम के फेस पर चर्चा करने के लिए। सीएम कौन होगा इस पर चर्चा करने के लिए। और रविवार को विधायक दल की बैठक रायपुर में होनी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक रायपुर में होनी है। विधायक दल की बैठक 10 दिसंबर को होगी और इस बैठक में सीएम का नाम तय हो जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो शनिवार को रायपुर पहुंचेंगे और रविवार को विधायक दल की बैठक होनी है बीजेपी की। 10 दिसंबर को यह बैठक है और इस बैठक में सीएम का नाम फाइनल कर दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। यह पता चल जाएगा 10 दिसंबर को। बड़ी खबर रायपुर से आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी के नियुक्त हुए ऑब्जर्वर शनिवार को रायपुर पहुंचेंगे। उसके बाद रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तीनों ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम कल तक रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ विधायकों की रायशुमारी होगी। कहा जा रहा है कि शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वैसे सीएम पद की रेस की बात करें तो प्रदेश के 4 बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय। 15 सालों तक सत्ता संभालने का अनुभव रखने वाले डॉक्टर रमन सिंह सबसे पहले पायदान पर हैं। वे पार्टी का बड़ा चेहरा हैं। इसके बाद सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम आता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाई। वहीं महिला दावेदार के रूप में एक नाम रेणुका सिंह का भी है, जो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और पार्टी के कहने पर विधानसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर चुकी हैं। चौथा नाम आदिवासी चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय का भी है। साय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के कहने पर कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़कर अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे हैं। आइए अब आपको प्रदेश के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के बारे में बताते हैं। अर्जुन मुंडा बीजेपी का आदिवासी चेहरा, झारखंड के सीएम रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मामलों का मंत्रालय संभाल रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्री हैं। असम के सीएम रह चुके हैं। दुष्यंत कुमार गौतम अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद यहाँ के विधायक दल की बैठक लेने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। अर्जुन मुंडा जी, सोनोवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशविरा लेके और उनके राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर शनिवार को रायपुर पहुंच रहे 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक सीएम का चेहरा चुनने के लिए ही आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पार्टी का सीएम पद का चेहरा कौन होगा। क्या पार्टी सामान्य वर्ग के चेहरे पर फिर से दांव खेलेगी या फिर ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। सवाल ये भी कि क्या छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है या फिर आदिवासी बाहुल्य राज्य में बीजेपी आदिवासी चेहरे को भी चुन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। युगल, तारीख तय हो चुकी है 10 दिसंबर, जब बड़ी बैठक बीजेपी विधायक दल की होगी और इसी तारीख को नाम तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। युगल जी बिल्कुल, देखिए 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। केंद्र
केंद्रीय जो बीजेपी है उसने, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले परिणाम आए, तो वैसे भी कयास यही लगाया जा रहा है कि पहले भी ओम माथुर कहते रहे कि ऐसा नाम होगा, नया चेहरा होगा, तो उम्मीद यही है कि बिल्कुल चौंकाने वाले जो नामों पर है सहमति बन पाएगी। लेकिन ये है कि जब कल केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं बीजेपी के वो आएंगे, उसके बाद जो 54 जो चुने हुए बीजेपी के विधायक हैं उनसे 1 to 1 होंगे, रायशुमारी होगी, उनका जो मन टटोलेंगे और जानेंगे आखिर किस पर सहमति बननी है। तो ये बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री कौन मिलेगा, ये तो कल फैसला हो जाएगा। और जब बैठक होगी 10 तारीख को, तो उसमें पूरी तरह से फैसला हो जाएगा। और कल जो पर्यवेक्षक है वो पहुंचेंगे, तो सभी की धड़कनें तेज हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, सबकी निगाहें हैं। और जिस तरह से 4 प्रमुख नामों पर चर्चा हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साय, जिन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की है, इसके अलावा महिला वर्ग में देखें तो रेणुका सिंह है, उनकी नामों पर भी चर्चा हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विष्णु देसाई, उनके भी नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ वर्ग है, कुछ पर्टिकुलर जो युवा हैं, वो लोग चाहते हैं कि ओपी चौधरी है, उनका भी जो नाम है वो भी है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त बताएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जैसे ही पर्यवेक्षक आएंगे, बैठकें होंगी विधायकों के साथ, 1 to 1 होगा, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबकी उत्सुकता है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार कौन बनेगा, कौन किसकी सरकार होगी, उसको लेकर के चर्चाओं का बाजार था, वो गर्म था। तो अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसको लेकर के हर तरफ से चर्चाएं यही हो रही है। जी सुमित। तो जिस तरह बीजेपी ने नतीजों से चौंका दिया, वैसी ही पूरी उम्मीद है, संभावना है कि सीएम के नाम को लेकर भी बीजेपी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सभी को चौंकाएगी। बहुत शुक्रिया युगल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने चुनावों में हार के बाद कांग्रेस नेताओं पर बड़े आरोप लगा दिए। बृहस्पति सिंह ने कहा कि टीएस सिंहदेव ने अमित शाह के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए षड्यंत्र रचा था। वो जोगी को भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, उसी तरह भूपेश बघेल को दोबारा सीएम नहीं बनने देना चाहते थे। बृहस्पति सिंह ने पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी आरोप लगाया और कहा कि कुमारी शैलजा बॉम्बे की हीरोइन की तरह फोटो शूट कराने में बिजी थी, टीएस सिंहदेव को हीरो बना रही थी। कान पकड़कर टीएस सिंहदेव को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। मैं खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात कर यह मांग करूंगा, ये कह रहे हैं बृहस्पति सिंह। ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है। ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं, ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अब सोचो ना, एक महाराजा होकर 14 सीट की चैलेंज कर रहे हो और 94 वोट से आके रहे हो, विधायक नहीं बन पा रहे हो। जो लोग गड़बड़ करने वाले, कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, इनको कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे प्रभारी सिर्फ सरगुजा संभाग में जाकर टीएस सिंह से ड्राइविंग कराती थी और खुद सामने बैठ के फोटो शूट कराती थी। हमारे शैलजा मैडम जो प्रभारी छत्तीसगढ़ की बनाई गई, फोटो शूट करा रही थी, हीरोइन की तरह। जैसे बॉम्बे से कोई फोटो शूट कराने आया है वैसा फोटो शूट करा रही थी। तो बृहस्पति सिंह के आरोप पर टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको जरूर दिल्ली आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए, रखनी चाहिए। जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बात यहां लाएं और यहां रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सड़कों पर बिल्कुल उनकी बात। तो बिल्कुल बहुत बहुत बड़े आरोप बृहस्पति सिंह की तरफ से टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा पर लगाए गए हैं। बृहस्पति सिंह कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ षड्यंत्र रचा बीजेपी को हराने के लिए। वहीं कुमारी शैलजा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं बृहस्पति सिंह ने। इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं लाइव। अशरफ, चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपने ही चुनौती अब कांग्रेस के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं बृहस्पति सिंह वर्सेस टीएस सिंहदेव। अशरफ।
बिल्कुल पुनीत, कांग्रेस के सामने यही एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे जो दिक्कत या उसे जो हराने का काम करते हैं उसके अपने ही करते हैं, और इसका उदाहरण आप अभी देख ही चुके हैं। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया और टीएस सिंहदेव ने बहुत सहजता से उनको कह भी दिया कि आप आरोप सही होंगे, आप आइए यहाँ पार्टी अध्यक्ष से अपनी बात रखिए और जो कार्रवाई करनी होगी करें। और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी, उन्होंने इनका इस तरह के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को जो हराया है, कांग्रेस ने ही हराया, यानी उनके अपनों ने ही हराया। आज यहाँ जबकि कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गई, हार की समीक्षा हुई, तो इसमें भी तथ्य काफी रखे गए। क्या कारण है क्या नहीं है ये तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि साफ तौर पर जो तथ्य रखे गए हैं उसमें कई कमियां सामने आई हैं। कांग्रेस की अपनी ही कुछ कमियां सामने आई हैं जिन पर चिंतन करने की जरूरत है। और जो यहाँ पे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने दावा भी किया कि उनको दूर किया जाएगा। और अब हमारे सामने जो लक्ष्य है वो 2024 लोकसभा चुनाव का है, और उसमें टीएस सिंहदेव ने दावा किया कि हम 11 में से 7 सीटें जीतने का लिए काम करेंगे। ये लक्ष्य रखा गया और कांग्रेस मजबूती के साथ दोबारा वापसी करेगी। जी पुनीत। ठीक है अशरफ, मैं लौटूंगा आपके पास। रायपुर से ममता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, गुटबाजी, अंतरकलह, भितरघात, ये समस्या कांग्रेस की पुरानी है और इन्हीं 3 समस्याओं से अभी भी कांग्रेस जूझ रही है। बृहस्पति सिंह के बयान से साफ हो गया है, लेकिन बृहस्पति सिंह, टीएस सिंहदेव की राजनीतिक अदावत हम सब जानते हैं। लेकिन बृहस्पति सिंह ने कुमारी शैलजा पर भी गंभीर आरोप लगा दिए ममता आज तो। बिल्कुल, देखिए बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं और उनके और टीएस सिंहदेव के बीच की तकरार कुछ नई नहीं है। और सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएस सिंहदेव पर कि उनको जो है टीएस सिंहदेव से जान का खतरा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो जब टिकट कटी बृहस्पति सिंह की, तो उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव जो है वो कभी नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े और उनकी वजह से उनकी टिकट काटी गई और इसका खामियाजा पार्टी को आने वाले समय में उस पूरे इलाके में जो है वो भुगतना भी पड़ सकता है। उनका कहना था कि वो विनिंग कैंडिडेट थे लेकिन उनकी टिकट काट दी गई। अब जब नतीजे आ गए हैं और जाहिर तौर पर नतीजे जो है कांग्रेस के फेवर में नहीं रहे, तो सबके की जुबान जो है वो एक तरह से कहें जो अब तक शांत थे उनकी खुलने लगी है। अमरजीत भगत जो है जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सब अपनी अपनी चला रहे थे और ये भी बयान काफ़ी बड़ा था। इसके बाद बृहस्पति सिंह जो है उन्होंने साफ तौर पर न केवल टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाए बल्कि ये तक कहा, चूंकि कुमारी शैलजा जो है वो प्रदेश प्रभारी है, कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है, यानी पूरी जिम्मेवारी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, तो कुमारी शैलजा जो है वो संभालने की या पार्टी की रणनीतियों को बनाने के लिए उन पर उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल कांग्रेस के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई हैं नजर आती हैं, क्योंकि 3 राज्यों में हार मिली है और अंतरकलह, गुटबाजी भी सामने, भितरघात भी सामने आने लगी है, तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत धन्यवाद ममता, बहुत धन्यवाद आपका अशरफ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनाव में हार की दिल्ली में समीक्षा हुई। समीक्षा बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल, राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, अमृता साहू, कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हार के कारणों की समीक्षा की गई है इस बैठक में। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि चुनाव पर सबने विचार रखे, हम हारे हैं, कोई भी सर्वे हो, सबने कांग्रेस को चुनाव जिताया था, वोट प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं आया। शैलजा ने कहा कि निराश है, हताश नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। सबने इस चुनाव के बारे में समीक्षा की, अपने विचार रखे, अपनी बातें कही। इसी तरह से कुछ एरिया में थोड़ी कमजोरी रही और किसी जगह हमको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। किसान ने, गरीब ने हमारा साथ दिया है। जो जहां हमें लग रहा है कि कुछ कमियां रही, उन कमियों को
आने वाले समय में अब हमने, आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे नेतागण हर जगह हर कोने में जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राज बदलने के साथ ही गाज गिरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भले ही सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं, लेकिन शासन के काम के स्टाइल में बदलाव दिखाई देने लगा है और सत्ता के निशाने पर अब आ गए हैं करीब 2.5 दर्जन अधिकारी। लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में नई सरकार है, नया राज है और खबर है कि अब अफसरों पर गिरने वाली गाज है। सूबे के नए मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही अभी तक मुहर नहीं लग पाई हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। सरकार के कामकाज का एजेंडा भी सेट है, लिहाजा अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब बारी अधिकारियों की है। जानकारी के मुताबिक नई सरकार गठन के बाद प्रदेश में कई आईएएस और आईपीएस पर गाज गिर सकती है। बीजेपी ने बाकायदा अफसरों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में 30 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अफसरों का नाम शामिल है, जिन पर कार्रवाई के लिए बीजेपी ने केंद्र को रिपोर्ट भी भेज दी है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के दौरान न सिर्फ इन अफसरों ने कांग्रेस के पक्ष में काम किया, बल्कि ये भ्रष्टाचार के मामलों में भी शामिल हैं। रमन सिंह भी अधिकारियों को बैकडेट में फाइल पर साइन नहीं करने की हिदायत दे चुके हैं। बीजेपी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब कानून का राज स्थापित होगा और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन सब का पूरा हिसाब किताब होगा। कानून का राज स्थापित होगा। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। हमने पूरे अधिकारियों को इस बात का कि कोई भी बैक डेट में किसी प्रकार के कोई आदेश निर्देश जारी ना करें, बैक डेट में किसी भी प्रकार के पेमेंट ना करें, नहीं तो अन्यथा उनको आने वाले समय पर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनके ऊपर तो गाज गिरेगी। अभी भी कुछ अफसर लोग मंत्रालय में बैठ के गड़बड़ कर रहे हैं। उधर करारी हार का सामना कर रहे सत्ता से विपक्ष में पहुंची कांग्रेस मांग कर रही है कि जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है उनके नाम सार्वजनिक करें। क्यों डरते हैं नाम सार्वजनिक करने से? सिर्फ हवाई बयान करके अधिकारियों और कर्मचारियों को भयभीत करना उचित नहीं है। इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के बदौलत सरकार के काम होते हैं और अगर ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके नाम सार्वजनिक करें। जनता के बीच वो अधिकारियों के नाम सामने आएंगे तो बयानबाजी करना और आरोप लगाना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। ये इनको डर किस बात का है? सियासत का यही फसाना है, अधिकारियों पर निशाना है। सत्ता में हो तो अधिकारियों का बचाव, विपक्ष में हो तो अधिकारियों पर वार और सरकार बदले तो कार्रवाई की तलवार। राजनीति अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके बीच